हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग वैदिक कल्चर के बारे में देखने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हम अच्छा इस बोर्ड पे इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि मैं इस रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो को, तो इसमें क्या हुआ कि आवाज़ की प्रॉब्लम आ गई, तो आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए हमने क्या किया उसको वहीं पर ड्रॉप करके नेक्स्ट वन वीडियो को फिर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आपके बोर्ड पे लिखा हुआ सबको दिख रहा है, कोई नहीं, मैं इसी को समझाने का उसके बाद फिर नेक्स्ट वन हम लोग वीडियो को क्या करते हैं आगे प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने बताया कि वैदिक कल्चर, वैदिक जो है कि विद से बना है, जिसका मतलब नॉलेज होता है, और जो वेद है दोस्तों अपरिचय यानी उसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा, ये श्रुति है, किसी के द्वारा सुना गया है और उसी के द्वारा क्या वो स्मृति है, किसी की स्मृति या श्रुति है जो कि वही को लिखा गया है। दोस्तों वेद के चार भाग हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और जो कि ये जो ऋग्वेद का जो हम जिस मतलब कि जिस कालखंड में ऋग्वेद की चर्चा करते हैं दोस्तों, इसी कहा जाता है अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है, इसी को बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड्स। क्या बोलते हैं? अर्ली वैदिक पीरियड्स यानी पूर्व वैदिक सभ्यता। और इन तीनों को दोस्तों कहा जाता है कि लेटर वैदिक पीरियड्स में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों? लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। किस में आते हैं? लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। दोस्तों इस जो है कि वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद के बारे में। आई होप अब आपको किसी प्रकार की कोई आवाज में प्रॉब्लम नहीं हो, कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सब कुछ एकदम अच्छे से दिख रहा होगा दोस्तों, आप अच्छे से क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने कहा वेद जो है कि विद से बना है, जिसका मतलब नॉलेज होता है। वेद अपरिचय है दोस्तों, इसको मतलब कि किसी के द्वारा श्रुति या स्मृति है, जो ब्रह्म के द्वारा श्रुति या स्मृति है, किसी के द्वारा ये लिखा गया, उनके द्वारा रचना कराया गया होगा। उसके बाद हमने कहा कि वेद को जो कि चार भागों में दोस्तों डिवाइड किया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब दोस्तों हम लोगों ने कहा इसके बाद देखा ईच वेद, जितने भी वेद आज इसको चार भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला वाला भाग होता है हर एक बात, मतलब कि ऋग्वेद को भी चार भाग होंगे, उसके बाद फिर सामवेद के भी चार भाग होंगे, यजुर्वेद के भी चार भाग होंगे और अथर्ववेद के भी चार भाग होंगे। तो दोस्तों फर्स्ट वन जो होता है संहिता होता है, उसके बाद ब्रह्मनाज होता है, अरण्यकाज होता है, उपनिषद होता है। उपनिषदों की संख्या दोस्तों इस समय 108 है और पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। इतनी बात बताया हमने, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषद कितने हैं? 108 है। और जय संहिता हमने बताया कि जय संहिता में सबसे बड़ा जय संहिता है, महासंहिता जो महासंहिता कहा जाता है, महाभारत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? महाभारत में। ये यूपीपीसीसी का क्वेश्चन दोस्तों बन चुका है और बहुत सारे एग्जाम में ये मतलब कि उपनिषद पूरी जाता है, पुराणों की संख्या पूरी जाता है। और हमने दोस्तों ये भी बताया था कि इसमें ये भी बताया जो पुराण है दोस्तों, ये गुप्त पीरियड्स के जो हिस्ट्री कभी मतलब कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री भी बताता है, यानी चंद्रगुप्त मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, कुमारगुप्त के बारे में, यहाँ से पुराणों के बारे में, यहाँ से कुछ सोर्सेस देखने जानकारी मिलती है हमको गुप्त पीरियड्स के बारे में दोस्तों। तो ये सारी बातें हमने दोस्तों अभी तक बताया। उसके बाद हम लोगों ने इस बात का भी चर्चा की, इसको हमने बताया कि जो ऋग्वेद है दोस्तों, इसको जो है कि 10 मंडल में विभाजित किया गया। कितने मंडल में? 10 मंडल में। और 10वें मंडल को पुरुष सूक्त कहा जाता है। 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है जिसमें पहली बार शूद्र के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? शूद्र के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। इसी 10वें मंडल में दोस्तों, इसी 10वें मंडल में जो है कि 4 वर्णों के बारे में, यानी 4 मतलब कि 4 आश्रमों के बारे में या 4 वर्णों के बारे में भी दोस्तों जानकारी मिलती है। किसके बारे में? 4 वर्णों के बारे में, 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है दोस्तों। 4 वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों? आप जानते हैं ब्राह्मण, उसके बाद दोस्तों क्षत्रिय, उसके बाद दोस्तों वैश्य, उसके बाद दोस्तों शूद्र। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप लोग जानते भी होंगे, जो आपका जो ऋग्वेद जो इनिशियली में क्या हो दोस्तों, जो ये 4 वर्णों का यहाँ पे विभाजन किया गया दोस्तों, ये बाय बर्थ नहीं हुआ करता था। यानी मतलब कि एक शरीर है मतलब कि परिवार, उसमें 4 लोग हैं, 4 भाई हैं, उसमें क्या कर कोई जो अगर मतलब उसकी स्किल में जो परंपरागत होगा, वो जो कि अपने सेवा करेगा, मतलब कि
ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण मतलब ज्ञान प्रोवाइड करेगा, नॉलेज के मतलब कि नॉलेज बांटेगा। उसका मतलब है कि वो क्या करेगा, पठन पाठन के कार्यक्रम करेगा। और जो जिसके दोस्तों भुजाओं में जिसकी भुजाओं में ताकत है वो क्या करेगा दोस्तों, छतरी वाला काम करेगा। यानी मतलब कि छतरी मतलब कि अपने कुल की रक्षा करेगा, अपने परिवार की रक्षा करेगा, अपने ट्राइबल क्षेत्र की रक्षा करेगा, उसका ये काम होता था। और दोस्तों जो है कि वैश्य का जो होता है, वैश्य मतलब कि जो थाई यानी जो जिसे मतलब कि शरीर के जो ये जंघा वाला पार्ट होता है, यहाँ पे दोस्तों देखो हड्डी कम होती है और मांस बहुत ज्यादा होता है। यानी यहाँ पे आपको टिड और कामा से इस प्रकार से रखना है कि किसी भी वर्ड को जो है कि जो ये किसी भी वर्ड को कोई भी खाने पीने हर एक चीज की उसको व्यवस्था करनी होगी। मतलब कि उसके अपने क्षेत्र में दूध दही माटा गाय हर चीज के दोस्तों उसको अवेलेबल करना है। ट्रेड एंड कॉमर्स यानी खूब अच्छे से मेंटेन करना। जो दोस्तों शूद्र हुआ करता है, शूद्र का मतलब ये है कि दोस्तों शूद्र ये सबसे निचले पायदान पे, यानी ये क्या होगा कि जो ये सभी वर्डों को क्या करेगा अपने पे, जैसे पैर होता है, पैर का क्या करता है, पूरे शरीर के बैलेंस को बनाए रखता है। यानी ये क्या करता है कि पूरे इसको जो है कि पूरे इसको बैलेंस बनाए रखा और इनकी तीनों का क्या करेगी, सेवा करेगी। जैसे देखो हम पैर पे मतलब कि अब क्या होता है, मुंह से हम लोग बोलते हैं, बहुत से मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी जानकारी। एक प्रकार से नॉलेज को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, नॉलेज को डिलीवर कर रहा हूँ दोस्तों। ये क्या होगा, मैं ब्राह्मण वाला काम कर रहा हूँ, यानी आपको प्रवचन दे रहा हूँ, ये सारी बातें कर रहा हूँ। और क्षत्रिय जो होगा अपनी भुजाओं से रक्षा करेगा, किसी प्रकार से कोई आक्रमण ना हो पाए, आक्रमण हो तो उसका दायित्व है तो उसको मतलब कि कोई भी समस्या का समाधान करना, बाहरी निपटारा करना। वैश्य का काम है दोस्तों, वो क्या करे, घर पर में सब कुछ की हर एक प्रकार की सेवा उपलब्ध कराना, जिससे खान पीन उसको दूध दही माठा जो पहनने समझने और ट्रेड एंड कॉमर्स को पूरा मेंटेन रखना। शूद्र को क्या होगा कि इन सभी को जो अपनी बेसिक जरूरतें है उसको मेंटेन करना है। इस प्रकार से मतलब ऋग्वेद में चीजों को डिस्ट्रीब्यूट यानी बताया गया था। दोस्तों आई होप मैं अभी तक जो आपको समझाने और बताने का काम किया दोस्तों, ये बात आपके माइंड में स्पष्ट हो गई। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे नौवीं मंडल की बात कर रहा था। नौवीं मंडल में किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों, नौवीं मंडल में जो है कि दोस्तों जो आपका नौवां मंडल है दोस्तों, इसमें जो है कि आपका जैसे हम 10वें मंडल में किसके मतलब 10वें मंडल बता दिया कि 4 वर्डों के बारे में जानकारी मिलती है और पुरुष सूक्त के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है। 9वें मंडल में दोस्तों, 9वें मंडल में ऋषि मतलब कि ऋषि भारद्वाज के बारे में, किसके बारे में, ऋषि भारद्वाज के बारे में नहीं दोस्तों। जो आपका नौवां मंडल है दोस्तों, वो जो है कि सोम रस को समर्पित है। किसको, सोम रस को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है दोस्तों। और जो आपका 8वां मंडल है दोस्तों, वो अंगिरस को समर्पित है। किसको, अंगिरस को समर्पित है। तो इतनी बातें हमको ऋग्वेद के बारे में दोस्तों याद रखना है और सब कुछ क्या करना है, ये सारी बातें हम लोगों ने अभी तक ये देखने और समझने का प्रयास किया। आई होप अभी तक हम लोगों ने जितनी बातें किया वो आपके माइंड में छप गई होगी, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। इसके पूरे 10 मंडल। और दोस्तों हम लोग ऋग्वेद के बारे में और कुछ जानते हैं। ऋग्वेद के बारे में हम लोग ये जानते हैं, इसमें जो है कि हिम्स होता है, कितने 1028 हिम्स हैं। कितने, अब इसको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद मैं आगे लिखता हूँ, यहाँ पे ऋग्वेद को लिखता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो ऋग्वेद में कितने हिम्स हैं, 1008 यानी 1028 है। कितने दोस्तों, 1028 है, यानी 1028 हिम्स हैं। हिम्स को दोस्तों कहा जाता है सूक्त यानी वेल सेड कहा जाता है, यानी जो अच्छी तरीके से कही गई हुई बातें हैं उसी को क्या कहा जाता है, हिम्स कहा जाता है। यानी हिम्स यानी सूक्ति कहा गया है, जिसको अंग्रेजी में वेल सेड यानी अच्छी तरीके से कही गई बातों को क्या कहा जाता है, हिम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिम्स कहा जाता है दोस्तों। तो वेद में जो ऋग्वेद है दोस्तों, इसमें अच्छी तरीके से कही हुई जो बातें 1028 हिम्स हैं, जो डिफरेंट हिम्स जो है कि जो कही गई। अच्छा मान लें हमने आपसे कुछ कहा, इसका मतलब है कि आप जैसे मतलब कि कोई कहने वाला होगा और कोई सुनने वाला होगा। इसका मतलब है कि जो ऋग्वेद में जितनी भी बातें कही गई हैं दोस्तों, वो संवाद के रूप में, यानी किसी के मतलब कि जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके बाद वो कोई उत्तर देगा। हो सकता है नदी से वो बोल रहे हैं तो नदी फिर क्या प्रत्युत्तर दे रहा, जानवर से किसी से वार्तालाप कर तो जानवर उसके बदले में क्या कर रहा है, पौधों से बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मतलब कि वहां पे पूरा उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों। आई होप समझ गए होंगे सूक्ति और हिम्स का क्या मतलब होता है। ये सारी बातें अभी तक हम आपको दोस्तों बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों। जो भी बातें बताई जा रही है दोस्तों, इसको धैर्य पूर्वक साथ सुनेंगे। और जो इस चैनल पे दोस्तों आप लोग देखते हैं यार लाइक नहीं करते, इसमें क्या ही प्रॉब्लम होती है।
एक तो इसे लाइक कर देना है। अगर आपको लगता है कि यार वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो इसको कमेंट करना है, बताना है कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है सर, इसमें थोड़ा सा इसको इम्प्रूवमेंट करिए। देखो दोस्तों, आप जब तक बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे समझ आएगा। मैं अपने तरीके अच्छा किसी को अगर ऐसा लगता हो मैं तेज बोलता हूँ या जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो उसको भी बताएं। मैं आराम आराम से बोलूंगा, जैसे ऑफलाइन मीडियम में मैं पढ़ाता हूँ उस तरीके से डिलीवर करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा ऑनलाइन ऑफलाइन में दोस्तों अंतर तो हो ही जाता है। अंतर इन द सेंस ऐसे हो जाता है कि ऑफलाइन में क्या होता है कि इंटरेक्टिव करने के लिए बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर क्या मैं हूँ और कैमरा है, फोन है मेरा, तो इस यही थोड़ा सा मतलब लिमिटेशन होता है। बाकी मैं ट्राई करता हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा क्लास को इंटरेक्टिव बनाऊं, बट क्या है कि एक ही मैं ही सब कुछ ट्राई नहीं कर सकता दोस्तों। इसके लिए आप भी उतना ही सहयोग करेंगे, थोड़ा सा और इंटरेक्टिव बन पाएगा दोस्तों। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को क्या करें थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हमारी जो ये रीच है, जो हमारी जो संख्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग और स्ट्रेंथन कर पाए, बढ़ा पाए। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ये बातें समझने और अभी तक देखने का प्रयास किया। अच्छा, अगर किसी पूछा जाए कि ऋग्वेद जो है कि दोस्तों ऋग्वेद आज से कब तक कितने वर्ष पूर्व लिखा गया, कितने ऋग्वेद जो है से आज से कितने वर्ष पूर्व लिखा गया है, तो दोस्तों ये लगभग जो हम लोग बातें कर रहे हैं दोस्तों आज से 3500 वर्ष पूर्व की बात बता रहे हैं। कब? तो 3500 BC की बात बता रहे हैं, 3500 BC की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या ऋग्वेद के बारे में समझ लिया। 10 मंडल है, 10 मंडल है इसमें दोस्तों। ठीक है, ठीक। और दूसरा 1028 क्या है, हिम्स है। हिम्स का मतलब हमने बता दिया दोस्तों, हिम्स का क्या मतलब होता है। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखने और समझने का, अच्छा इसमें कितने ब्राह्मण है अगर पूछा जाए इसके कितने ब्राह्मण है दोस्तों, तो इसको जो है कि ब्राह्मणाज कितने हैं, जैसे हमने कहा है इसको 2 ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। और दूसरा नंबर है कौशितकीय ब्राह्मण, कौशितकीय ब्राह्मण, कौशितकीय ब्राह्मण। यानी ऋग्वेद के दोस्तों 2 ब्राह्मण है, कौशितकीय ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको याद रखनी है। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने जो बातें बताएं समझाई वो आपके दिमाग में छप गई होंगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वन बात करते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों ऋग्वेद में, दोस्तों हम लोग ऋग्वेद में एक जो कि सप्त रिवर की बात की, यानी 7 नदियों की बात की गई दोस्तों। हम लोग आज उस नदी को किस नाम से जानते हैं, और ऋग्वेद पीरियड्स में यानी वैदिक सभ्यता में उस नदी को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंट रिवर। आज जो है कि प्रेजेंट रिवर हम लोग किस नाम से उसको जानते हैं, प्रेजेंट। और यहाँ पे वैदिक काल में, वैदिक पीरियड्स में किस नाम से जानते हैं दोस्तों। आप लोग इंडस को उस समय इंडस को जो है कि दोस्तों किस रिवर के नाम से जानते थे, इंडस को दोस्तों उस समय कहा जाता था सिंधु नदी के नाम से जानते थे। किसको दोस्तों, सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से दोस्तों, इंडस को जो है कि दोस्तों आपको सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, सिंधु नदी से। और इसको जो है कि पूरे सप्त नदी को, जो सप्त नदी था दोस्तों, इसको सप्त नदी ही कहा जाता था। किसका नाम से, सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था, यानी इसको सिंधु नदी कहा जाता था। क्या दोस्तों, सिंधु। ठीक है, इंडस हो गया दोस्तों। उसके बाद सेकंड इंडस की ट्रिब्यूटरी आती है आपकी, एक पहली ट्रिब्यूटरी ऊपर से मिलाते हैं तो आपकी आती है झेलम। कौन से दोस्तों, झेलम। अच्छा दोस्तों, उस समय जो है कि झेलम होता है, झेलम को दोस्तों उस समय जो है कि झेलम को उस समय किस 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 नाम से जाना जाता था दोस्तों, वीतस्ता। किसके नाम से जाना जाता था, वीतस्ता के नाम से। किसको, वीतस्ता। किसके नाम से, वीतस्ता के नाम से दोस्तों। उसके बाद एक और इसमें ट्रिब्यूटरी आके मिलती है चेनाब, मतलब कि सिंधु में, उसको दोस्तों अस्किनी के नाम से जानता है। किसको, अस्किनी के नाम से जाना जाता था।
और दोस्तों आपकी एक रिवर है सतलज, कौन सी? सतलज। सतलज को दोस्तों उस समय सतोद्री के नाम से, सतोद्री या सतोद्री के नाम से दोस्तों, सतोद्री के नाम से, सतोद्री के नाम से दोस्तों जाना जाता था। किसके नाम से? सतोद्री के नाम से जाना जाता था। सतोद्री के नाम से जानता था। रवि, इंडस हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, सतलज हो गया दोस्तों। उसके बाद आता है रवि। रवि को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? परुसनी के नाम से। किसको दोस्तों? परुसनी, परुसनी के नाम से जाना जाता था। अच्छा कैसे याद करेंगे? वी आई है, एन आई से याद करेंगे, परुसनी। अच्छा सतलज में सतुद्री, इसमें कुछ किसी प्रकार चेनाब को अस्कनी कहा जाता है, झेलम को वितस्ता। किसके नाम से? वितस्ता। और दोस्तों व्यास को तो कोई नहीं भूलता, आप भी नहीं भूलेंगे, आपको भी लर्न होगा। व्यास को किस नाम से जाना जाता है? व्यास को दोस्तों विपाशा के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों? विपाशा, बस विपाशा, ये विपाशा के नाम से जाना जाता है। किसको नाम से दोस्तों? व्यास रिवर को विपाशा के नाम से जाना जाता है। कितने रिवर हो गए? पूरे 6 रिवर हो गए दोस्तों। और एक अच्छा जैसे काबुल को गोमल के नाम से जाना जाता था, वो अफगानिस्तान की रिवर है दोस्तों। एक उस समय के वैदिक काल में एक है सबसे पवित्र, इन सभी नदियों में से सबसे पवित्र नदी कहा जाता था, जिसको सभी नदियों की माँ कहा जाता था। उस नदी का नाम था दोस्तों, उसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? देखो क्या कहा जाता था? सरस्वती रिवर। किसके नाम से? सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती दोस्तों, जिसको नदी तमा के नाम से जाना जाता था। किसके दोस्तों? नदी तमा के नाम से जाना जाता था। आई हो आपको ये विजुअल होगा इसमें। थोड़ा सा नदी तमा मेरा नीचे चला गया है। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे जिक्र किया। आई होप ये बातें, इंडस को किसको नाम से तुरंत याद कर दोस्तों। इंडस को सिंधु, झेलम को वितस्ता, चेनाब को अस्केई, और सतलज को सतोद्री, व्यास को विपाशा, और रवि को किसके नाम से दोस्तों? परुसनी के नाम से। किसको? परुसनी के नाम से। फिर से याद करेंगे हमारे साथ। इंडस को सिंधु, झेलम को किसके नाम से? वितस्ता के नाम से, रवि को परुसनी के नाम से, व्यास को विपाशा के नाम से, सतलज को सतोद्री के नाम से, और रवि के परुसनी के नाम से। किसको? परुसनी के नाम से दोस्तों। इन सभी नदियों को जो है कि वैदिक काल में इन सभी नामों से दोस्तों जाना जाता था। दोस्तों उस समय वैदिक ऋग्वेद में जो है कि नदी सूक्त था, जैसे इसमें और सारे सूक्ति हैं उसी तरीके से नदी सूक्त थे। अगर पूछा जाए नदी सूक्त में जो है कि दोस्तों कितने रिवर की चर्चा मिलती है, तो दोस्तों 25 रिवर की चर्चा मिलती है। कितने? 25, यानी 25 रिवर की चर्चा मिलती है, नदी सूक्त हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें अभी तक आपको स्पष्ट हो गई होंगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद में दोस्तों जो निष्क हुआ करता था, निष्क का मतलब दोस्तों, निष्क को जो है कि दोस्तों उस समय गोल्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निष्क को गोल्ड कहा जाता था। यानी उस समय जो है कि जो आपका ट्रेड हुआ करता था, क्या ट्रेड जो दोस्तों वो क्या था? काउ, मतलब कि काउ जो है कि मोड ऑफ पेमेंट था। क्या था? मोड ऑफ पेमेंट। जैसे आज रुपया चलता था, उस समय जो है कि बाटा सिस्टम हुआ करता था, यानी मतलब कि आपके पास जो नहीं हो, काउ को, गाय को आदान प्रदान करके अपना लेन देन किया करते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों थोड़ा सा इस बात को देख लेते हैं। निष्क किसको कहा जाता था? उसमें निष्क को दोस्तों याद रखेंगे, गोल्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? गोल्ड कहा जाता था। और दोस्तों एक बार जो नदी सूक्त के बारे में हमने बताया दोस्तों, इसमें एक बात और याद रखेंगे, जो नदी सूक्त हुआ करती थी, इसको जैसे पूरी इंडस सिस्टम को हिरण्य कहा जाता है। हिरण्य का मतलब क्या होता है? हिरण्य का मतलब दोस्तों गोल्ड होता है। क्या होता है? गोल्ड होता है। ये बातें दोस्तों अभी तक आप याद रखने का सब कुछ याद रखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वन देखते हैं, लास्ट वन फैक्ट को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सारा कुछ यहाँ पे बता दिया, समझ लिया दोस्तों। अब मैं देख लेता हूँ कुछ और सारा फैक्ट अगर कुछ हुआ हो तो उसको मैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 4 वैदिक असेंबली को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। वैदिक असेंबली को, किसको? वैदिक असेंबली को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। वैदिक असेंबली को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे?
अपने लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। यहाँ से उसके बाद आपको ऋग्वेद में से दोस्तों कोई ऐसा फैक्ट नहीं रह जाता जो आपको एग्जाम में पूछा जाए और आप यू आर नॉट एबल टू आंसर। आप इस क्लास को देखते हैं, इसका मतलब वैदिक कल्चर या वैदिक पीरियड्स के जितने भी तथ्य हैं दोस्तों आपकी अपनी मुट्ठी में। इसके बाद आप क्लास को देख करके सारा कुछ फैक्ट याद करके दोस्तों आप एग्जाम में जाएं और सारे क्वेश्चन को सही करके आए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 वैदिक असेंबली। उस समय जो है कि 4 वैदिक असेंबली थी, 4 वैदिक असेंबली हुआ करती थी दोस्तों। जैसे आजकल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, असेंबली में क्या होता था, हर एक असेंबली का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे आप हमारे यहाँ काउंसिल है और उसके बाद फिर आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, और क्या होता है दो एक अपर होता है एक लोअर होता है। यानी अपर होते हैं जिसको हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और लोअर जो होता है उसको हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इसी की कड़ी में देखते हैं कौन कौन सी असेंबली हुआ करता था और उसका कितने महत्व हुआ करते थे दोस्तों। पहली असेंबली का नाम था दोस्तों, पहली वाली असेंबली का नाम था आपका सभा। क्या कहते थे दोस्तों, सभा। आई होप आपको विजुअल होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ कहीं दोस्तों फिर से दोस्तों गड़बड़ी ना हो गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक आपको सब कुछ क्लियर है, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या दोस्तों। फर्स्ट वन है आपका सभा, सेकंड वन है दोस्तों आपका समिति। क्या है दोस्तों, समिति। आपको विजुअल है, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, समिति दोस्तों। उसके बाद आपका आ जाता है समिति के बाद आ जाता है आपको विधत। क्या नाम से, विधत। हाँ, विधत, दोस्तों। सभा को जो कि ऋग्वेद में 8 बार जिक्र मिलता है, समिति को कितनी बार दोस्तों मिलता है, 9 बार, 9 टाइम्स इसका मेंशन किया गया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे स्टेट में पूछ लिया कि इन ऋग्वेदिक पीरियड सभा मेंशन्ड इज 8 टाइम्स, यानी 8 बार, और समिति 9 बार, और जो विधत दोस्तों 122 टाइम्स, यानी 122 बार इसका सच मिलता है दोस्तों। इसको इतनी बार यूज किया गया। और एक तो गढ़ का मतलब होता है जो दोस्तों ये मिलिट्री फंक्शन को देखा करता था। क्या करता था, मिलिट्री फंक्शन को देखा करता था। इसके मतलब कि मिलिट्री को मेंटेन करना था। तो जो सभा हुआ करता था उस पर जो है कि वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी, वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी दोस्तों। यहाँ तक आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हुई, कौन सी कितनी बार यूज किया गया है, ये सारी बातें हम लोग अभी तक बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों। अब मैं एक बात और बता देता हूँ, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सभा समिति ये हो गया। क्या बताने वाला था यार, हाँ, सभा हो गया, समिति हो गया, विधत हो गया, गढ़ हो गया, सभा समिति विधत। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं, अभी याद आता है तो इसको बताता हूँ। माइंड में था और वो माइंड से स्किप हो गया है। मैं देखता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब मैंने गोल्ड बता दिया, इकोनॉमिक लाइफ, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देख लें दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ये जो है कि आपको ऑर्डर बनाने के लिए पूछ लिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था, इसको हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सबसे जो लोवेस्ट हुआ करता था, यानी उस समय का जब से लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था, 20 जन कुल ग्राम होता था। क्या होता था दोस्तों, ऐसे याद करेंगे, 20 जन कुल ग्राम होता था। क्या होता था, कुल ग्राम 20 जन होता था। यानी सबसे छोटी इकाई जो होता था कुल हुआ करता था, कुल से बड़ी इकाई, कुल से दोस्तों, कुल से मिल करके आपका ग्राम बनता था। क्या बनता था, ग्राम बनता था दोस्तों। इसको जो है कि हम लोग पिछले जो कि अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से डील किया के बताया कि विश्व क्या होता है, जन क्या होता है, जनपद क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने जिक्र किया है कि विश्व ग्राम जन, और विश्व होता है, ग्राम होता है, उसके बाद नहीं, कुल ग्राम विश्व होता है। क्या होता है, कुल ग्राम विश्व होता है, उसके बाद आपका जन बनता है। क्या बनता है, जन। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लाइन लिखा है यहाँ पे, कुल ग्राम विश्व जन। इसको हेड को विश्वपति, जनपद इसको ग्रामीण कहा जाता था। कुल के हेड को बेसिक यूनिट ऑफ ऋग्वेद होता है, ग्रामीण के हेड को ग्रामीण कहा जाता था। ये सारी बातें दोस्तों
याद रखेंगे। अगर दोस्तों पूछा जाए कि ऋग्वेद का कल्चर यानी किस पे डिपेंड था दोस्तों, ये जो है कि टोटली तरीके से मतलब कि ऋग्वेद एक रूरल कल्चर था, यानी पेस्टोरल कल्चर था। कैसे? ऋग्वेद इज द पेस्टोर यानी चारागाहों पशुओं पे ये पूरी तरीके से आधारित हुआ करता था। दोस्तों यहाँ तक अभी तक आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हुई होगी, यहाँ तक मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब मैं दोस्तों उस समय पे थोड़ा सा वुमेन की स्थिति को देख लेता हूँ। पॉलिटिकल लाइफ को मैंने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को बताने का प्रयास किया। दोस्तों पॉलिटिकल यानी उस समय का जो राजा हुआ करता था उसको जो है कि मदद करने के लिए, उससे काउंसिल में उसको मदद करने के लिए पुरोहित हुआ करते थे, सेनानी हुआ करते थे जो सेना का हेड हुआ करता था दोस्तों, और ऐसे कबीले को जो प्रमुख जैसे सभा समिति के लोग हुआ करते थे, ये क्या करते थे उसको सहायता यानी अपनी सहायता प्रोवाइड करते थे उसको रूल करने। उस समय जो कि दोस्तों जो उसमें सोसाइटी हुआ करती थी ऑलमोस्ट इक्वल थी, यानी वुमेन का भी उतना ही रोल था जितना पुरुष का रोल था। जैसे हमने बताया कि सभा जो है उसमें वुमेन का भी रोल हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। यानी इसमें अभी वुमेन की स्थिति जो कि पुरुषों के इक्वल ऑल इक्वल से मतलब कि बराबर ही पार्टिसिपेट करते थे, चाहे सभा मतलब कि हर एक मामले में, चाहे राजा का चुनाव करना हो, खेती करना, उस समय मतलब कि हमने बता दिया उस समय का जो कल्चर मेन कल्चर था इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो दोस्तों किस पे आधारित थी दोस्तों, कल्चर पे ही आधारित थी। आई होप आपको बात हुआ सब कुछ प्रॉपर सुनाई देगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो कि जितने भी फैक्ट है दोस्तों वैदिक के बारे में लोग बहुत अच्छे से डील और समझने का प्रयास करें दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही पसंद आई होगी, और मैं दोस्तों ये भी आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इस बार हम लोग दोस्तों प्रयास रहेगी हमारा जो कि यूपी पीसीएस में दोस्तों यूपी पीसीएस को अच्छे तरीके से एग्जाम को क्रैक करने के, यानी एग्जाम में क्वेश्चन को फंसाने के। तो दोस्तों मेरा ये टारगेट है। अब इस टारगेट में देखते हैं हम लोग कितना कर पाते हैं, क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे तो कोई टॉपिक को छोड़ेंगे ही नहीं जो जिसके प्रबल संभावना होती है, जो अमूमन मतलब अल्टरनेट ईयर पे पूछ लिया जाता है, तो हम लोग वहां वहां पे चोट मतलब कि कवर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसी आशा के साथ हम लोग आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। उससे पहले हम लोग आप लोग चाहें, आप लोग के लिए एक स्पेशल कुछ शब्द है। आप लोगों ने हमारी वीडियो को दोस्तों बहुत ही सहजता से देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। आपको थैंकफुल हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।